Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of दिस चैप्टर. हम इस चैप्टर को पहले डिस्कस कर चुके हैं. अब इस बेसिकली हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे. ये पहला चैप्टर है जिसमें बायो के क्या उसे कहते हैं इंट्रोडक्शन वगैरह दिया गया है. अब इसकी या बायो का डेफिनेशन वगैरह उसकी ब्रांचेस वगैरह को डिस्कस किया गया. अब इनको हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं कहते हैं बायोलॉजी की कौन सी शाख सेल्स की साख्त और फाल का मुतालिया करती है. अब डेफिनेटली बात की गई है सेल से रिलेटेड. अब हम ऑप्शंस देखते हैं. साइटोलॉजी. साइटोलॉजी ही इसकी करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि साइटोलॉजी हम सेल को क्या से कहते हैं उसकी शेप को भी देखेंगे और उसके फंक्शन को भी देखेंगे. माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है माइक्रोब्स को डिस्कस करते हैं तो ये बात तो माइक्रोबायोलॉजी वाला फाल्सिफाई हो जाएगा. हिस्टोलॉजी में हम क्या करते हैं टिश्यूज की स्टडी को करते हैं तो वो वाला भी फाल्सिफाई हो जाएगा. इकोलॉजी में हम क्या करते हैं हम किसी ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है जो रिलेशनशिप होता है हम उसको देखते हैं. क्लियर. तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ना अलिफ वो ठीक हो जाएगा. नेक्स्ट जानदारों में विरासत और तगय्युरात का मुतालिया कहलाता है. करेक्ट ऑप्शन को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ दैट इज द जेनेटिक्स. अब देखते हैं चारों कैसे हैं. इकोलॉजी में पहले बता चुका हूँ ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है उसे हम इकोलॉजी कहते हैं तो इकोलॉजी तो नहीं आएगा. एनाटॉमी की बात करूंगा. एनाटॉमी स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर किसी ऑर्गेनिज्म का अंदरूनी मुतालिया जो होता है ना उसे हम एनाटॉमी कहते हैं तो एनाटॉमी भी नहीं आएगा. एम्ब्रियोलॉजी में हम डेवलपमेंटल स्टडीज को देखते हैं. क्लियर. तो एम्ब्रियोलॉजी भी नहीं आएगा. क्लियर. तो इसमें क्या आएगा जेनेटिक्स में जीन्स और उसके क्या से कहते हैं इनहेरिटेंस वगैरह आई मीन एक नस्ल से अगली नस्ल तक कैसे करेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं वो जेनेटिक्स में आ जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट बैक्टीरिया. सॉरी नेक्स्ट हम देखते हैं बैक्टीरिया के जरिए बनाई गई इंसुलिन किस तकनीक की मिसाल है. करेक्ट ऑप्शन को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ दैट इज अ बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी को हम पता कैसे डिफाइन करते हैं द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड. हम माइक्रोब्स को यूज करते हैं या उनके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं किसके लिए इंसान की फलाह बहबूद के लिए. दैट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी. करेक्ट ऑप्शन यही है क्योंकि हम बैक्टीरिया का यूज कर रहे हैं और बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या करने के लिए इंसुलिन बनाते हैं. इंसुलिन से इंसान का ही फायदा होता है तो ये बायोटेक्नोलॉजी में आ जाएगा. अच्छा पैरासाइटोलॉजी नहीं आएगा क्योंकि पैरासाइट को स्टडी करते हैं. बायोकेमिस्ट्री हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिकल कंपोजिशन उनके अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं. बायोकेमिस्ट्री भी नहीं आएगा. हिस्टोलॉजी में हम क्या करते हैं हम टिश्यूज को स्टडी करते हैं तो हिस्टोलॉजी नहीं आएगा. जस्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा बायोटेक्नोलॉजी आएगा. ओके नेक्स्ट. दिल खून पंप करता है मैदा खाना हजम करता है और गुर्दे फजला निकालते हैं. ये बयान कहाँ से आया है ये बेसिकली जो फिजियोलॉजी है ना ये उसकी एग्जांपल्स दी गई हैं. फिजियोलॉजी में क्या करते हैं हम बॉडी के ऑर्गन्स के फंक्शंस को देखते हैं तो ये फिजियोलॉजी देखो हम यहाँ पे हार्ट के या दिल के काम को देख रहे हैं मैदे के काम को देख रहे हैं गुर्दे के काम को देख रहे हैं. तो फिजियोलॉजी में यही होता है कि बॉडी ऑर्गन्स के फंक्शंस को देखा जाता है दैट इज द फिजियोलॉजी. एनाटॉमी में इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाता है तो वो बोलता आ जाएगा. मार्फोलॉजी में हम क्या देखते हैं हम शेप देखते हैं. क्लियर. तो यहाँ पे तो शेप देखी नहीं जा रही तो वो मार्फोलॉजी भी नहीं आएगा. क्लियर. नेक्स्ट हम हिस्टोलॉजी की बात करते हैं. हिस्टोलॉजी की मैं पहले बात कर चुका हूँ तो स्टडी ऑफ टिश्यूज है दैट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. तो हिस्टोलॉजी भी नहीं आएगा यहाँ पे. क्लियर. तो वो वाला भी गया. नेक्स्ट हम देखते हैं बायोलॉजी की कौन सी शाख में जानदारों की ग्रुपबंदी क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया जाता है. ओके बायोलॉजी की कौन सी शाख में जानदारों की ग्रुपबंदी क्लासिफिकेशन का मुताला किया जाता है. इसकी जो ये बेसिकली डेफिनेशन है टेक्सोनोमी की. टेक्सोनोमी में हम ऑर्गेनिज्म की क्या उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन करते हैं ग्रुपिंग करते हैं वो टेक्सोनोमी आएगा. फिजियोलॉजी में पहले बता चुका हूँ कि क्या उसे कहते हैं ऑर्गन्स के फंक्शन की स्टडी को फिजियोलॉजी कहते हैं. पेलियोंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स को पेलियोंटोलॉजी कहते हैं. और बायोजियोग्राफी हम पूरा अर्थ पे ऑर्गेनिजम्स के पैटर्न में फैले हुए हैं वो बायोजियोग्राफी में देखते हैं तो ये भी नहीं आएगा. नेक्स्ट हाइपोथेसिस बनाने तजर्बात के दरमियान कौन सा मरहला आता है. हाइपोथेसिस और तजर्बात के दरमियान जो होता है वो डिडक्शन बनाना होता है. हाइपोथेसिस के बाद हम डिडक्शन डिड्यूस करते हैं. शायद सबसे पहला चीज नतायज का खुलासा करना ये उसके बाद रिजल्ट्स के बाद आएगा और डाटा का तजिया करना ये भी रिजल्ट्स के बाद आएगा. तो यहाँ पे ठीक ऑप्शन डिडक्शन बनाना है. ओके नेक्स्ट मदरजा झैल में से कौन सी सेंसी रिकाकार की खसूसियत नहीं है. ओके देखते हैं. पहला शवाहद पर इंसार करता है. हाँ ठीक है. हमें क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन चाहिए होती है. इसमें हाइपोथेसिस तैयार करना शामिल है. ठीक है हम हाइपोथेसिस तैयार करते हैं. हाइपोथेसिस हमेशा दुरुस्त होगा ये गलत है.
ये बेसिकली पार्ट नहीं होता, क्या उसे कहते हैं, साइंटिफिक मेथड का या बायोलॉजिकल मेथड का। इसमें टेस्ट करने की जरूरत है, हाँ हम टेस्ट करते हैं। ओके नेक्स्ट, साइंसी तरीकाकार की इक़दामात की सही तरतीब मुंतखब करें। पहला ऑप्शन ही ठीक है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं, मीन मुशाहिदात किए जाए, उसके बाद हाइपोथेसिस बनाया जाता है, उसके बाद डिडक्शन की जाए, उसके बाद तजर्बात किए जाए। बाकी तीनों की ऑप्शंस गलत हैं। डी बे ये भी गलत है कि कानून और थ्योरी नहीं आते, कानून सबसे एंड पर आता है। जीम जो है ये भी गलत है क्योंकि सबसे पहले मुशाहिदात आते हैं। दाल बिल्कुल ही गलत है, सबसे पहले मुशाहिदात आते हैं, ये बिल्कुल ही उल्टा रिवर्स कर दिया हुआ। क्लियर। ओके नेक्स्ट, जो लोग धुएं वाली आग के करीब सोते थे उन्हें मलेरिया होने का इम्कान कम क्यों था। ओके ऑप्शंस को देखते हैं। पहला, धुआं उनके खून में मौजूद प्लाज्मोडियम को मार देता है, नहीं गलत, ये वाले ऑप्शन नहीं ठीक। आग दर्जा हरारत बढ़ाती है और प्लाज्मोडियम हवा में मर जाते हैं, नहीं ये भी नहीं क्योंकि प्लाज्मोडियम डायरेक्ट एयर में प्रेजेंट नहीं होता। जी, मच्छर धुएं को बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो दूर भाग जाते हैं, हाँ ये ऑप्शन ठीक है, ये वाली करेक्ट ऑप्शन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। जी अच्छा, दाग धुआं मच्छरों में प्लाज्मोडियम को मार देता है, नहीं ये कोई नहीं। टेंथ जो है, टेंथ, साइंसी तरीकाकार में हमेशा तजर्बात बहुत अहम, क्योंकि एक मुहक्किक, जो मुहक्किक वो होता है जो रिसर्च करता है, हमेशा सही नतायज हासिल करता है, नहीं ये वाले ऑप्शन नहीं। बहुत सारे हाइपोथेसिस को गलत साबित करता है और कुछ हाइपोथेसिस को ठीक साबित करता है, ये वाले ऑप्शन ठीक है। बे ऑप्शन जो है ये वाले। क्लियर। नेक्स्ट, जी, इस बात का यकीन रखता है वो हाइपोथेसिस को साबित करेगा, वो ठीक भी हो सकती है गलत भी हो सकती है, ये ऑप्शन नहीं है कि दाल तजर्बा काम में काम करने का मौका नहीं, ये नहीं। अच्छा ठीक है बच्चे, यहाँ तक हमने आपको एमसीक्यूज कर दी। अब नेक्स्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन, मुख्तसर जवाबात लिखे, शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजी की दर्ज झैल शाखों की तारीफ करें। अब जेनेटिक्स है, अनाटमी है, पेलियंटोलॉजी है, मरीन बायोलॉजी और पैथोलॉजी है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि आपसे कहते हैं इनकी डेफिनेशंस को देखेंगे। अब आपने ये क्या से कहते हैं, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन अपने सामने कर लेने हैं, मैं आपको क्या से इनके जो डायरेक्ट आंसर्स है ना वो हाईलाइट करवाता जाऊंगा। क्लियर। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, हम स्टार्ट में जाते हैं जहाँ ब्रांचेस हैं। ये बिल्कुल स्टार्ट में हम आ गए। अब बेसिकली सबसे पहले था जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की हमें ये देख लेते हैं, ये जेनेटिक्स है। ये बायोलॉजी की वो शाखा है जिसमें वालिदैन की खसूसियात का औलाद में मुंतकली का मुताला किया जाता है। मीन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक कैसे क्या उसे कहते हैं, जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं, वो जेनेटिक्स है। जेनेटिक में साइंसी जीनियाती बीमारियों, मीन जो हेरेडिटरी डिजीज होती हैं, उनके रीजंस का मतलब किया जाता है। पौधों और जानवरों की बेहतर इकसामती है, ये जेनेटिक्स में। ओके नेक्स्ट, अनाटमी है। ये अनाटमी है। ये बायोलॉजी की वो शाखा है जिसमें जानदारों, खासतौर पर इंसानों की अंदरूनी जिस्मानी साख्त का मुताला किया जाता है, हम इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, दैट इज अनाटमी। ये बीमारियों की तशखीस, तिबी आलात की तैयारी और ज़िंदगी के मेयार को बेहतर बनाने में मदद देती है। मसलन निज़ामी निज़ाम, ठीक है, मीन इंटरनल स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं, वो अनाटमी में आ जाएगा। नेक्स्ट है मरीन बायोलॉजी। मरीन बायोलॉजी, ये बायोलॉजी की वो शाखा है जिसमें समुद्रों के पानी में ज़िंदगी का मुताला किया जाता है। ये समुद्री जानदारों की तनों को समझने, नई इकसाम दरियाफ्त करने और समुद्री तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल, मीन समुद्र के अंदर जितनी भी लाइफ है ना उसकी स्टडी को जो है ना हम मरीन बायोलॉजी कहेंगे। आपने ये हाईलाइट कर देना। नेक्स्ट है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी साथ ही है। पैथोलॉजी में हम डिजीज को स्टडी करते हैं, ये बीमारियों, उनके असबाब और असरात का मतलब है। पैथोलॉजी से बीमारी की तशखीस, रोकथाम और इलाज में मदद मिलती है। मिसाल के तौर पर पैथोलॉजी से मुताला करते हैं कि सेल्स के बेकिस्म, बाकी फर्ज कर लो कैंसर एक डिजीज है, हम उसकी स्टडी को हम पैथोलॉजी में ले लेंगे। क्लियर। ये पहला क्वेश्चन आ गया।
अगर आप सेकंड क्वेश्चन को रीड करें, वो लिखा है बायोलॉजी की कौन सी शाख में जानदारों की फर्टिलाइजेशन से लेके पैदा होने या अंडे से निकलने तक के नमूने को पढ़ाया जाता है। ये बेसिकली बात कर रहा है उसकी एम्ब्रियोलॉजी की। मैं आपको एम्ब्रियोलॉजी कर देता हूँ यहाँ पे। ये एम्ब्रियोलॉजी जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका आंसर एम्ब्रियोलॉजी है। यहाँ पे ज़रा रीड करें, फर्टिलाइज्ड अंडे से एक मुकम्मल जानदार बनने के अमल के मुताले को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। ओके, इस शोबे में साइंसदान टिश्यूज और अज़ा के बनने का मतलब है हमारे बॉडी के अंदर टिश्यूज कैसे बनते हैं, ऑर्गन्स कैसे बनते हैं, और क्या सके अगर कोई बाय बर्थ क्या डिफेक्ट है, कोई डिजीज़ है, उसकी निशानदेही की जाए तो भी इलाज के तरीके हासिल करते हैं। ओके, नेक्स्ट एम्ब्रियोलॉजी के बाद हम देखते हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, मेडिसिन और सर्जरी के पेशे को एनिमल हस्बेंड्री से कैसे मुख्तलिफ समझा गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका सिंपल सा है, जो मेडिसिन और सर्जरी है ये क्या हो करके आप, जिसे हम एमबीबीएस कहते हैं, वो करके आप इंसानों का इलाज करते हो। और जो एनिमल हस्बेंड्री, हम एनिमल्स से लिंक्ड बात करते हैं, जो कैसे कहते हैं एनिमल्स का पाला जाता है, उनका ख्याल रखा जाता है। एनीवेज इनको रीड कर लेते हैं। पहला है मेडिसिन और सर्जरी। मेडिसिन का शुबा बीमारी की तशखीस और इलाज से मुतल्लिक है। सर्जरी में जिस्म के खराब हिस्सों की मरम्मत, तब्दीली या जिस्म से निकाल दिया जाता है। ओके, इस शोबे के लिए तलबा को 5 साल बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी की डिग्री मुकम्मल करना होती है। ओके, और एनिमल हस्बेंड्री ये वाला क्वेश्चन, उसका उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये है। ये शुबा मवेशियों की, जिसे हम एनिमल हस्बेंड्री को उर्दू में कहते हैं हैवानियात परवरी, ये शुबा मवेशियों की अफजाइशी नस्ल और देखभाल से मुतल्लक है ताकि इनके मैयार और पैदावार को बेहतर बनाया जा सके। इसके लिए तलबा हैवानात परवरी में 4 साल BS की डिग्री हासिल करते हैं। ओके, और वैसे मैं एक जनरल बात कर दूं, जो ऊपर मेडिसिन और सर्जरी वो बेसिकली किसी मेडिकल कॉलेज में किया जाता है, और एनिमल हस्बेंड्री किसी यूनिवर्सिटी में होता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, फार्माकोलॉजी और फिजियोलॉजी में क्या फ़र्क है। अच्छा, इसको देखते हैं। ये है फार्माकोलॉजी, नहीं मार्फोलॉजी और फिजियोलॉजी में क्या फ़र्क है, सॉरी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिजियोलॉजी है, ये मार्फोलॉजी है। अच्छा, पहले मार्फोलॉजी को रीड कर लेते हैं। ये जानदारों की बनावट और साख के मुताले मीन हमारा शेप कैसे होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उसकी स्टडी को मार्फोलॉजी कहा जाता है। इस शाख में बैरूनी शक्ल सूरत के साथ साथ अंदरूनी साख्तों जैसे जाके मुताला किया जाए, वैसे वो इंटरनल मार्फोलॉजी आ जाता है जब हम इंटरनल करते हैं। साथ फिजियोलॉजी था, साथ ही फिजियोलॉजी का दिया गया। ये बायोलॉजी की शाख जिस्मानी हिस्सों के अफ़ाल के मुताले मीन हमारे आर्गन्स काम कैसे करते हैं, वो किस में फिजियोलॉजी में आते हैं। मिसाल के तौर पर खून की गर्दश के निज़ाम कैसे पूरे जिस्म में ज़रूरी अज्जा मुंतकिल करता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट जो है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी क्या है। ये कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में साइंसदान जिंदगी के निज़ामों और ताल्लुकात को समझने के लिए रियाजियाती मॉडल्स, एल्गोरिदम्स और कंप्यूटर सिमुलेशंस मीन कंप्यूटर की एप्लीकेशन जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे करते हैं। इसमें बायोलॉजिकल डाटा जैसे प्रोटीन में अमीनो एसिड्स की तरतीब का मतलब है, ये कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 है, साइंसी तरीकाकार में मुशाहिदा और तजर्बात का क्या रोल है। ओके, हम साइंटिफिक मेथड में देखते हैं कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनका और एक्सपेरिमेंट्स का क्या रोल है। ये आ गया मुशाहिदात। मुशाहिदा बेसिकली पता क्या होता है, आप कोई भी क्या उसको कहते हैं, आपके इर्द गिर्द कोई इवेंट हो रहा है उसको जो ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज द ऑब्जर्वेशन। ये मैंने हाईलाइट कर दिया मुशाहिदात को, ऑब्जर्वेशन को। साइंसदान मसले के मतलब मुशाहिदात करते हैं। मुशाहिदा करने के लिए साइंसदान अपने 5 सेंसेस आवाज़ इस्तेमाल करता है। वो इसी वो क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाएगा कौन से होते हैं। हमारा क्या उससे कहते हैं, जो सेंस ऑफ टच है, सेंस ऑफ स्मेल है, सेंस ऑफ लिसनिंग है, सेंस ऑफ विजन है, ये सारे आपके क्या से कहते हैं मुशाहिदात आते हैं, जो बेसिक 5 है हमारे अंदर। ओके, मुशाहिदात मेयारी या मिकदारी हो सकते हैं, क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव में हम काउंट कर लेते हैं, क्वालिटेटिव में काउंट नहीं कर सकते। ये 2 टाइप्स होते हैं किसकी, ऑब्जर्वेशन की। तो आपने ऑब्जर्वेशन को ये हाईलाइट कर लेना है, ये अंडरलाइन कर लेना है। और दूसरा आपका क्या उसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटेशन है,
तो जारी बात है जब आप ऑब्जर्वेशन करते हो उसके बाद हाइपोथेसिस बनाते, हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन होते हैं, डिडक्शन के बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम किसी भी हाइपोथेसिस को या तो ठीक साबित करते हैं या गलत साबित कर देते हैं। वो तजर्बात है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। ये ऐसी तरीका का अगर सबसे बुनियादी मरहला है, साइंसदान तमाम हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए तजर्बात करते हैं। जो भी हाइपोथेसिस उसको टेस्ट करना जरूरी होता है कि वो ठीक है या गलत है। एक कामयाब तजर्बे में एक हाइपोथेसिस दुरुस्त साबित होती है, वो ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, जबकि मुतबादल हाइपोथेसिस गलत साबित होते हैं। ओके, गलत हाइपोथेसिस को मुस्तरद कर दिया जाता है और दुरुस्त हाइपोथेसिस होने वाले हाइपोथेसिस को कबूल कर लिया जाता है। जो गलत होती है रिजेक्ट हो जाती है, उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, उनकी जो फॉल्स हो जाती है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, और जो ठीक होती है उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। क्लियर? साइंसदान इन कबूलशुदा हाइपोथेसिस से नई डिडक्शन निकालते हैं, फिर वो मजीद तजर्बात करते हैं और हाइपोथेसिस के दुरुस्त होने की तस्दीक करते हैं। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक मैंने आपको ये एक्सरसाइज करवा दी जिसमें क्या एमसीक्यूज करवा दें, शॉर्ट क्वेश्चन करवा दें। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।